नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण कर वहां की चिकित्सा सेवाएं, मरीजों की स्थिति और अस्पताल की प्रबंधन कार्य प्रणाली की गहन समीक्षा की। उन्होंने मरीजों व उनके परिजनों से भी संवाद कर इलाज की गुणवत्ता, सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी दी। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने तहसीलदारों के प्रतीक्षालयों में भी पीने के पानी, पंखे व बैठने की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं अस्पताल परिसर की साफ सफाई, रंग रोगन और सैनिटाइजेशन व्यवस्था तत्काल सुधारने के लिए कहा गया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना भी हेल्प डेस्क का भी जायजा लिया, और जिसमें उन्होंने सेंटर की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए इसकी निरंतर निगरानी के निर्देश दिए। तो वहीं आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर उन्होंने फीडबैक लिया है, और जहां अधिकारियों से कहा गया है कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता है कि सरकारी अस्पतालों में जनता को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिले। अब खबर रामनगर से है, जहां पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी रामनगर में आयोजित राजपूताना बिजनेस के समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने उत्तराखंड के व्यावसायिक विकास पर अपने विचारों को साझा किया। आपको बताते चले कि कोश्यारी ने कहा कि राजपूताना समाज व्यापार में अच्छा योगदान दे रहा है और वे कई ऐसे उद्योगपतियों को जानते हैं जो कि देश में सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के उद्योग और व्यापार में तेजी से प्रगति की तारीफ की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में राज्य में सड़क और बुनियादी ढांचे के बेहतर विकास को भी सराहा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि कोश्यारी ने यह भी कहा है कि भौगोलिक और पर्यावरणीय दृष्टि से उत्तराखंड ने संतुलित आर्थिक विकास किया है। बिजनेस में भी अच्छा काम कर रखा है। बहुत लोग, बहुत मैं मुंबई में जानता हूँ, दिल्ली में जानता हूँ, काफी लोग बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। तो उन सब लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से और एक बिजनेस मीट हर साल वो लोग करते हैं, और वो बिजनेस मीट इस बार उन्होंने यहाँ उत्तराखंड में रखा है। और उस बिजनेस मीट में कवि सम्मेलन आदि ऐसे जो प्रेरणादायी कार्यक्रम भी करे। उत्तराखंड आर्थिक मामलों में हमारे देश के अनेक राज्यों से आगे है, और यहाँ विकास दर जो भी मिलेनियम डेवलपमेंट है उसके सूचकांकों के हिसाब से कुछ में तो प्रथम श्रेणी में है। तो इसलिए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर एक प्रकार से औद्योगिक जो पैकेज दे के चले गए, उस पैकेज के कारण से यहाँ की सूरत बदल गई। जब से मोदी जी आए हैं, गडकरी जी आए हैं, उन्होंने यहाँ इतने संचार माध्यम, यातायात के माध्यम और अन्य माध्यम इतने अच्छे कर दिए हैं कि हम लोग जो है बहुत आगे हैं। मुझे हिमाचल, हम लोग पहले बोलते थे हिमाचल आ गया करके, अब मुझे हिमाचल के जितने लोग मिलते हैं, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे दूसरे हो, वो कहते हैं साहब आप तो हमसे आगे निकल गए। तो एक प्रकार से हम लोग काफी अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगले, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का है, तो मैं यहाँ इसी काम से आया हूँ कि आत्मनिर्भर बने और नंबर 1 का स्टेट बने। ठीक है, महाराष्ट्र के बराबर धनी नहीं होगा, वहाँ तो सारे सेंटर ही है बिजनेस का, लेकिन वे छोटे राज्यों में बहुत आगे। सर, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का एक बयान आज सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच खेलना भारत का अपमान बताया। कैसे देखते हैं सर इसे आप? खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के मसूरी मंडल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से महात्मा गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा चलाने के लिए मसूरी में विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज सेवी सक्रिय रूप से शामिल हुए, और इसका उद्देश्य सेवा पखवाड़ा के तहत जनहित के कार्यक्रमों की योजना बनाना, केंद्र राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना था, और जिसमें कार्यशाला में स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान, वृक्षारोपण, जन जागरूकता रैली और लाभार्थी संपर्क
अभियान जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बताते चले कि बीजेपी के महानगर उपाध्यक्ष संकेत नोटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सेवा पर्व केवल प्रचार नहीं बल्कि वास्तविक सेवा का माध्यम है। तो वहीं बता दें कि मसूरी में मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कार्यशाला का संचालन करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा दर्शन को हर कार्यकर्ता के जीवन में उतारना लक्ष्य है और जहां पर ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन स्वदेशी हम कैसे अपने भारतवर्ष में अपने इसको लेकर के जन जागरण अभियान चलाने की जो आवश्यकता है वो हम लोग चलाए, ऐसी मेरी आप सभी से अपेक्षा है। साथ ही साथ हमारा प्रदेश में विशिष्ट जनों का एक सम्मान होने वाला है, उसकी सूची भी यहाँ से जो जिनका सम्मान हो सकता है जो मंडल अध्यक्ष है वो सूची वहां पर पहुंचा देंगे। दिव्यांगों का उपकरण वितरण, मोदी जी की शुभकामनाएं संदेश, ये भी हमने यहाँ पर करना है। स्वच्छता अभियान जो जिस दिन हमारी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जयंती है, उस दिन भी हमने वहां पर स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम करना है। तो जब उनकी जयंती होती है उनके विषय में उद्बोधन वहां पर दिया ही जाता है। हम सभी लोग उन आदर्शों के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी में सब लोग काम कर ही रहे हैं। तो उस दिन उनकी जयंती पर भी हमारा 25 तारीख को चित्र के सामने हमारी पुष्पांजलि विचार गोष्ठी का कार्यक्रम और वहां पर किसी कार्यकर्ता के घर भोजन और एक पेड़ मां के नाम यानी कि वृक्ष लगा करके भी हमने इसकी शुरुआत। संगठन के लिए काम कुछ ही लोग कर सकते हैं जो साधन संपन्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण इस देश के प्रधान सेवक है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समय समय पर समाज की सेवा करने के लिए, लोगों की परेशानी दूर करने के लिए और कई प्रकार के स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं। इस बार सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस सेवा पखवाड़े में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस सेवा पखवाड़े में युवाओं के लिए दौड़, युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं, चाहे वो बालक स्तर पर हो चाहे वो युवा स्तर पर हो। इसके अलावा दिव्यांगजनों को जो आवश्यकता अनुसार सामान बांटने का कार्य किया जाएगा, जो उनको आवश्यकता अनुसार करा जाएगा। और साथ साथ हमारे बहुत ही सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत को आज विश्व पटल पर सबसे प्रथम पंक्ति में ले जाके खड़ा कर दिया है, उनके सम्मान में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शनी लगाई जाएगी और साथ साथ प्रदर्शनी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को अलग अलग विद्यालयों में, सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। हमारा और जो पुस्तकें आज बनी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे, उनका खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की ओर। खबर मसूरी से है, जहां स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पार्क में बाबा रामदेव के निकट सहयोगी बालकृष्ण को गलत तरीके से लीज कर देने के मामले में कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि 142 एकड़ जमीन केवल 1 करोड़ रुपए में 15 साल की लीज पर दे दी गई और जिसे आगे भी नवीनीकृत किया जा सकता है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि धस्माना ने यह भी कहा है कि निविदा की प्रक्रिया पूरी तरह से गलत थी और इसमें भाग लेने वाली तीनों कंपनियां बालकृष्ण से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रदेश भर में जन आंदोलन चलाएगी और जिसमें कि पहले चरण में सभी जिलों में पुतला दहन होगा, तो वहीं राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। राज्य के अंदर बहुत बड़ा महाघोटाला हुआ है। राज्य बनने से लेकर अब तक 25 वर्षों का सबसे बड़ा घोटाला जॉर्ज एवरेस्ट का घोटाला है, जो पर्यटन विभाग के द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट को स्वामी रामदेव के सबसे निकटस्थ बालकृष्ण को मात्र 1 करोड़ रुपए में दे दिया गया, वो भी गलत तरीके से टेंडरिंग करके। टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाली सारी कंपनियां रामदेव जी के निकटस्थ बालकृष्ण की हैं, उनका सारे 99% हिस्सेदारी उसमें है। उसके खिलाफ हमने आंदोलन का निर्णय लिया है। 14 तारीख को कल पूरे प्रदेश में 14 सितंबर को कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य की सरकार का इस घोटाले पर पुतला दहन करेंगे। इस मामले को
हम छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी और ये जब तक निरस्त नहीं हो जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या सीबीआई का जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी मांग करते हैं और सरकार इसको तत्काल निरस्त करे। निरस्त नहीं करेगी तो हमारा आंदोलन सड़कों पर होगा। महामहिम राज्यपाल को, करण महाराज जी के और अब खबर हरिद्वार से है, जहां आगामी अर्धकुंभ 2027 के स्वरूपवाद तिथियों को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक निरंजनी अखाड़े में हो रही है और जिसकी अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी व महामंत्री हरिगिरी महाराज ने की। आपको बता दें कि बैठक में जूना निरंजनी व बड़ा उदासनी के अखाड़ों के प्रमुख संतगण मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य अर्धकुंभ के आयोजन की रूपरेखा तय करना है, तो वहीं शाही स्नानों की तिथियां निर्धारित करने के साथ साथ प्रशासनिक समन्वय के मुद्दों पर भी चर्चा करना है। बताते चले कि संतों ने कुंभ की गरिमा और परंपराओं को यथावत बनाए रखने पर जोर दिया और जहां परिषद जल्द ही आधिकारिक घोषणा कर सकती है और जिससे कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आयोजन की तैयारी में सुविधा मिल सके। त्योहारी सीजनों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है और खासकर कूटू के आटे को लेकर आपको बता दें कि विभाग ने एसओपी जारी कर दी है और सभी विक्रेताओं के साथ साथ उपभोक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि नियमों का कड़ाई से पालन हो ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके। हालांकि आपको बता दें कि सतर्कता को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं और जिसमें कांग्रेस के नेत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग को केवल त्योहारों के समय ही नहीं बल्कि पूरे साल अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। उनका आरोप है कि विभाग की मौसमी सक्रियता जनता की सुरक्षा के साथ समझौता है और इससे विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। बहुत अच्छी बात है जो एसओपी जारी हुई है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि ये जो खाद्य विभाग में अधिकारी होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न की चेकिंग करने का होता है, वो केवल त्योहारी सीजन में अपने बिल से बाहर क्यों निकलते हैं? केवल बरसाती मेढक की तरह क्यों टर्राते हैं? इनका काम क्या पूरे साल भर नहीं चलना चाहिए अनवरत रूप से? इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आपको औचक निरीक्षण करना है, किसी भी दुकान में या खाद्यान्न की दुकान में पहुंचकर आपको सैंपलिंग उठानी है और उसको टेस्ट के लिए भेजना है। लेकिन हम देखते हैं कि आप केवल सीजन टू सीजन बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में ये जो विभागीय सचिव और विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लगातार जनता क्या खा रही है, किस चीज का सेवन कर रही है, उसका निरीक्षण आप करें और क्या सही है क्या गलत है, और जो लोग गलत हैं उन पर संलिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये आपका काम है, ये अंडर द टेबल साठगांठ करना आपका काम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैनेज हो जा रहा है और केवल त्योहारों में इस तरह की कवायद देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है। अब खबर रामनगर से है, जहां हाथी डंगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिशाई नहर में 3 दिन से लापता व्यक्ति का शव बरामद हुआ। आपको बता दें कि युवक दुकान से सामान लेने के लिए घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला और जहां स्थानीय लोगों ने हाथी डंगर के पास नहर में शव देखने की सूचना दी और जिसके बाद परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और साथ ही साथ कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अनुसार मौत का कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही स्पष्ट होगा। आपको बता दें कि मामले में सभी पहलुओं से जांच को शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है और क्षेत्र में गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। 11 तारीख की रात से लापता हैं। क्या नाम था इनका? इनका आजम अलवी जीजा जी थे मेरे ये। जब इन्हें ढूंढा गया नहीं मिले, ये रात को क्या निकले थे। मैं अभी दुकान जा रहा हूँ, घर से लौट के आ रहा हूँ दुकान से। जब वहाँ से लौट के आए तो लौटे नहीं है बिल्कुल भी। अब जब कल से मैंने ढूंढाई शुरू करी है तो कल पूरे दिन तो पता नहीं चला इनका। जब रात को नहीं, पूरे रात थक गया मैं, ढूंढे ढूंढे पूरा दिन हो गया। जब इन्हें पता नहीं चला तो रामनगर गए हम थाने कंप्लेन करने के लिए। तो कहा गया कि फिर चौकी जाना। फिर हम दादा चौकी में गए, फिर हमने अपनी तरफ से कोशिश करी। फिर हमें खबर मिली, हमें भाई ने बताई कि रात मैंने यहाँ 10 रुपये तो देखा था।
पुल पे 11 बजे। उन्होंने बताया, फिर हमने जब ढूंढाई शुरू करी तो नीचे पहुँचे हम हाथीनगर। ढूंढते ढूंढते जब नीचे जाकर देखा तो वहाँ जानवर खा रहे थे हाथीनगर नहर में। नहर में, हाथीनगर नहर में। कहाँ रहते थे? ये मोतीपुर की रहते थे, फिर खबर रामनगर से ही है, जहां पुलिस प्रशासन ने हाल ही में एक व्यापक सत्यापन अभियान चलाया है और जिसके उद्देश्य से शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। तो वहीं आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान पुलिस ने शहर के कोने कोने पर भारी पुलिस को तैनात कर बाहरी राज्यों से आए उन किराएदारों का बड़े पैमाने पर सत्यापन किया जिनके पास प्रमाणित पत्र या फिर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं था। आपको बताते चले कि कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि बिना सत्यापन के रह रहे किराएदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और जिसमें अभियान के दौरान कुल 70 चालान किए गए हैं, जिसमें कि लगभग 10,250 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उन किराएदारों का मौके पर ही सत्यापन कराया गया है जो कि पहले फंस गए थे। और आपको बता दें कि इस अभियान का उद्देश्य केवल एक बार की कार्रवाई नहीं बल्कि इसे नियमित रूप से चलाना है ताकि संदिग्ध तत्वों पर सख्ती से नजर रखी जा सके, तो वहीं नगर वासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि पुलिस ने मकान मालिकों को भी जागरूक किया है और निर्देश दिए हैं कि वे किराएदारों का समय समय पर सत्यापन कराएं। कई मकान मालिक स्वयं पुलिस स्टेशन पहुंचकर किराएदारों का सत्यापन करवा रहे हैं। और जहां रामनगर पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस तरह के अभियान शहर में अपराध नियंत्रण में मददगार साबित होंगे और सभी नागरिक सुरक्षित भी रह सकेंगे। थाना रामनगर क्षेत्र में कप्तान साहब के निर्देशन में आज 3 टीमें बनाकर लगातार सत्यापन कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बाहरी व्यक्ति और ठेली फड़ वाले और जो संदिग्ध व्यक्ति बगैर सत्यापन के यहाँ रह रहे हैं उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है और उनका सत्यापन किया जा रहा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरे तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर नदी का जो रूप है वो सड़कों ने ले लिया है और जिससे यातायात भी पूरे तरीके से बाधित हो गया। तो वही आपको बता दें कि ढालवाला क्षेत्र में एक बस और बोलेरो गाड़ी पानी में फंस गए और जिससे कि यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहत व बचाव दल मौके पर पहुंचकर जो है फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बारिश के चलते कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है और स्थानीय लोगों के घरों में भी पानी भर रहा है, जिसकी वजह से लोग घरों में भी कैद हो गए हैं। आपको बता दें कि बिजली और संचार सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है, जहां प्रशासन ने लोगों से बार बार उनकी ओर से अपील की जा रही है कि वे आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। वही बताते चले कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और भी बारिश की चेतावनी को जारी किया है। हालातों को देखते हुए स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुबई में आज एशिया कप के अंतर्गत भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले में भारत की जीत की कामना जो लेकर हरिद्वार में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया और जिसमें कि आपको बता दें कि श्री अखंड परशुराम अखाड़े के द्वारा निरंजनी अखाड़े के शिव मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर भारत की विजय की प्रार्थना की गई। बताते चले कि अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने यह भी बताया कि यह आयोजन देशभक्ति की भावना और खेल के प्रति समर्थन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, वैसे ही आज भारतीय क्रिकेट टीम भी मैदान में पाकिस्तान को पराजित कर देश का गौरव दिलाई। हमने अपने जो राष्ट्रीय भारत के जो हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं उनके लिए जीत के लिए मंगल कामना की है, एक देश में उत्सव हो। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।